तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल एम के कोचिंग सेंटर 99 में आप सबका स्वागत है। हमारा नाम मोनू सैनी है। हम आप सबको बता रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 तरल। तरल किसे कहते हैं, तरल की सभी विशेषता, तरल कैसे होते हैं, संजक बल, असंजक बल, पृष्ठीय तनाव, बर्नौली का नियम, सब कुछ बताएंगे बच्चों। चलो शुरू करते हैं। क्या है देखिए पहले तरल। तरल के प्रस्तावना, मतलब कि जैसे तरल का प्रस्तावना, तरल कहाँ से हुआ, कैसे पता चला, तरल किसे कहते हैं, तरल। ठीक, चलो। इंट्रोडक्शन मतलब कि प्रस्तावना। ठीक, चलो क्या है देखो। वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है, जैसे जल होता है उसे बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है, तरल कहलाते हैं। मतलब जैसे जल होता है, जैसे चाहे जो भी चीज़ हो जाए, चाहे पानी हो जाए, मतलब कि बहने का उसका गुण होता है, उसी को क्या कहते हैं, तरल। पदार्थ की 3 अवस्था में से द्रव तथा गैस सम्मिलित रूप से तरल है। मतलब कि जो द्रव होता है वो भी क्या होता है, बहने की उसकी प्रकृति होती है। ठीक, और गैस का भी होता है। परस्पर विभेदित किया जा सकता है। द्रव्य जो होता है, द्रव संपीड़न, मतलब कि द्रव्य को संपीड़ित मतलब दबाया जा सकता है, तथा इसका अपना मुक्त पृष्ठ होता है, जबकि गैस संपीड़ित होती है यह तथा यह उपलब्ध संपूर्ण आयतन को घेर लेती है। मतलब जैसे दोस्तों, जैसे कोई घर है, उसमें तुम 1 पौवा गैस छोड़ दो, मान लो 1 किलो गैस छोड़ दो, क्या हो जाएगा, वो पूरा घर में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक, गैस जो होता है, जल थोड़ी फैलेगा। आगे, स्थिर तलों का अध्ययन द्रव स्थितिकी कहलाती है। स्थितिकी मतलब द्रव स्थिति, मतलब कहीं पर द्रव रखा हुआ है, जैसे गिलासा में गिलास ले लो, उसमें द्रव मतलब जल धर दो, क्या हो जाएगा, वो स्थिति हो जाएगी, स्थिति में रखा है। ठीक, जबकि गतिशील तरलों का अध्ययन द्रव गतिकी कहलाती है। मतलब जैसे दोस्तों जल बह रहा है, नदी से जल बह रहा है, वो क्या है, गतिकी है। और जैसे जल रुका है वह स्थितिकी है। ठीक, बह रहा है तो गतिकी, रुका है तो स्थितिकी। ठीक, आगे क्या है, तरलों का मूल गुण है कि वह अपरूपण तथा विरूपण प्रतिबल का बहुत ही न्यून प्रतिरोध करते हैं। फलत थोड़े से विरूपण प्रतिबल लगाने से भी उनकी आकृति बदल जाती है। तो जो द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा से जंगला तो क्या हो जाता है, वह उसकी आकृति बदल जाती है। ठेल दो, ऐसे चल रखा है, ऐसे उसे मार दो हाथ से, दूर जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। ठीक, लेकिन आयत वो उतना ही रहता है, आयतन उतना ही रहता है, आकृति भले बदल जाए। ठीक, चलो आगे। पहला हेडिंग हमारा है दाब। दाब किसे कहते हैं, दाब किसे कहते हैं समझो। किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को दाब कहते हैं। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, जैसे कोई घर है उसे ए मान लो, कार्यरत लंबवत बल एफ बल लगाओ, उसे दीवार को मतलब ठेलो, तो बल पी बराबर एफ अपान ए, बल बटा क्षेत्रफल। आगे, दाब की दिशा पृष्ठ के सदैव लंबवत होने के कारण इसके अदिश राशि माना जाता है। दाब का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा पास्कल होता है, तथा सीजीएस पद्धति में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻1 पास्कल। इसकी बीमा देख लो, क्या है, दाब की बीमा यम यल -1 T-2 होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद कर लो इसे। दाब की बीमा यम यल -1 T-2 होता है। किसी भी पृष्ठ पर दाब निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है, ये भी याद कर लो। पृष्ठ पर आरोपित लंबवत बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर।
दाब बराबर 1/, क्षेत्रफल इक्वल समानुपाती होता है। ठीक, चलो बच्चों आगे। चलो बच्चों दूसरा हेडिंग हमारा क्या है, पृष्ठीय तनाव की परिभाषा। पृष्ठीय तनाव किसे कहते हैं? जैसे जल होता है, जब लहर प्रति है तो क्या होता है, पृष्ठीय तनाव होता है। उसे सिकुड़ने की जिसमें क्षमता पाई जाती है उसे पृष्ठीय तनाव कहते हैं। जैसे समझो कैसे, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ पर कम से कम अणु रखने का प्रयत्न करता है, पृष्ठीय तनाव कहलाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के न्यूनतम करने की कोशिश करता है, पृष्ठीय तनाव कहलाता है। मतलब समझो दोस्तों, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ए है, देखो समझा रहे हैं आप सबको। देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें कोई अणु है, इस पर फोर्स लगा के ये दबाना सोच रहा है, मतलब कि ये इतना हो जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, पृष्ठीय तनाव। ये जैसे न्यूनतम हो जाए, इतना बड़ा है तो यहाँ पर आके वो छोटा हो जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, पृष्ठीय तनाव। जल में देखो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर रहता है, ठीक, इसके बीच में यहाँ से बल लगता है, फोर्स, पानी में फोर्स लगता है, तो इसमें ये दबने की कोशिश करता है, इसी को पृष्ठीय तनाव कहते हैं। चलो बच्चों आगे बताते हैं सबको क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी द्रव का पृष्ठीय तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा एकांक लंबाई के लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करता है। जैसे इसमें कोई देखो ऐसे जल ऑब्जेक्ट है, जल में भरा हुआ है जल, ठीक, ऐसे जल देखो, इसमें क्या है, ये यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर देखो बल लग रहा है, ठीक, फोर्स क्या है, अर्थात पृष्ठीय तनाव T बराबर, ये सूत्र याद कर लो बच्चों, T बराबर F/L, ठीक, T बराबर F/L पहला हो गया। यदि L का मान 1 हो तो T बराबर F, द्रव का पृष्ठीय तनाव। चलो बच्चों आगे क्या है, देखो आगे क्या है, ये वाला है, ठीक, क्या है देखो, ये वाला हेडिंग उठाओ, क्या है देखो, अर्थात द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा, द्रव पर एकांक काल्पनिक रेखा मतलब इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक, इस पर एक रेखा खींच दो, ठीक, आगे क्या कर रहा है, काल्पनिक रेखा के लंबवत पृष्ठ के तल में कार्य करने वाले बल को पृष्ठीय तनाव कहते हैं। मतलब क्या समझ जाओ एक इजी में, देखो ऐसे जल इसमें है, ठीक, इसमें अणु जो है उस पर फोर्स लगता है, इसी को हम पृष्ठीय तनाव कहते हैं। जब पृष्ठीय दबने की कोशिश करते हैं तो उसे पृष्ठीय तनाव कहते हैं, ठीक। चलो आगे, चलो बच्चों पृष्ठीय तनाव का मात्रक देख लेते हैं। पृष्ठीय तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर, बीमा क्या होता है, m1 L0 T-2 होता है, याद कर लो, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, द्रव के क्षेत्रफल तथा काल्पनिक रेखा लंबाई पर निर्भर नहीं करती। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा अद्वितीय है, जिससे व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि इसकी जो रेखा होती है अद्वितीय है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, यह एक आणविक घटना है तथा इसका मूल कारण विद्युत चुम्बकीय बल है। पांचवा क्या है हेडिंग, किसी द्रव के पृष्ठीय तनाव का मान द्रव के ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव घटता है, क्रांतिक ताप पर घटते घटते शून्य हो जाता है। छठवां हेडिंग क्या है, पृष्ठीय तनाव उस माध्यम पर भी निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है, ठीक बच्चों, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चों हमारा तीसरा हेडिंग क्या है देख लो, ससंजक बल असंजक बल। ससंजक बल किसे कहते हैं, असंजक बल किसे कहते हैं, चलो बताते हैं आप सबको। देखो क्या है लिखा है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक, कोई भी पदार्थ हो उसमें अणु से मिलकर बना होता है, ठीक। अणु एक दूसरे पर बल लगाते हैं जिसके अंतर आणविक बल कहते हैं।
अंतर आणविक बलों की प्रतिक्रिया आकर्षण की होती है। ठीक, अंतर आणविक जो होता है उसका प्रकृति क्या होती है, आकर्षण करने की होती है। ठीक, चलो संजक बल किसे कहते हैं, ससंजक बल किसे कहते हैं। देखो, एक ही पदार्थ के अणु के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, जल का जो अणु होता है एक ही प्रकार का होता है, उसके बीच लगने वाला बल क्या होता है, ससंजक बल, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं ना, उसी को हम ससंजक बल कहते हैं। जिसमें एक प्रकार का अणु पाया जाए उसे हम ससंजक बल कहते हैं। ठीक, बस उसी का उल्टा है असंजक बल। देखो क्या है, समझो। असंजक बल भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे जल तथा कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, जैसे कांच है, अणु है, उसी में मिला दो तो क्या होगा, उसके बीच जो लगेगा आकर्षण बल ना, वो क्या होगा, असंजक बल होगा। ठीक, चलो बच्चों आगे आप सबको बताते हैं आणविक परास। आणविक परास किसे कहते हैं, वह अधिकतम दूरी जहाँ पर दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आणविक आणविक पस आणविक परस आणविक परास कहलाता है। ठीक, मतलब समझो, आणविक परास किसे कहते हैं, वह अधिकतम दूरी जहाँ पर दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आणविक परास कहलाती है। आणविक परास 10⁻⁹ मीटर की कोटि की होती है तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। आणविक प्रभाव गोला, आणविक प्रभाव कैसे होता है, गोला होता है। ठीक, किसी अणु को केंद्र मानकर काल्पनिक आणविक परास की त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर का खींचना गया काल्पनिक गोलाकार आणविक प्रभाव गोला या आणविक संक्रियता का गोला कहलाता है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। चलो आगे, चलो बच्चों आप सबको इजी तरीके से समझाते हैं। देखो क्या, ससंजक बल असंजक बल बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, उदाहरण में बहुत आराम से समझ जाओगे। ठीक, क्या लिखा है, ससंजक बल तथा असंजक बल बलों के अन्य उदाहरण। पहला क्या है, जल कांच को भिगो देता है, मतलब कि जो जल होता है कांच को भिगो देता है, परंतु पारा नहीं भिगोता। क्यों, एक ही द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल तथा द्रव ठोसों के अणुओं के बीच असंजक बल कार्य करता है। कांच जल तथा कांच के अणुओं के बीच असंजक बल जल के अणुओं के बीच कार्य करने वाले संजक बल से अधिक होता है, अर्थात जल के अणु कांच के अणुओं से चिपक जाते हैं और कांच का पृष्ठ भीग जाता है। पारे कागज के अणुओं के बीच असंजक बल पारे के अणुओं के बीच कार्य करने वाले संजक बल की अपेक्षा कम होता है, अर्थात पारे के एक दूसरे को छोड़कर कांच के अणुओं से नहीं चिपकते। यही कारण है कि पारा कांच को नहीं भिगोता। जो पारा होता है वो कांच को नहीं भिगो पाता, क्योंकि उसके आकर्षण बल होता ही नहीं, आकर्षण करते ही नहीं। ठीक, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।